हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। देखिए स्टूडेंट्स, अपना ही जो टॉपिक चल रहा था पिछली क्लास के अंदर, मानव में रासायनिक समन्वय, यानी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां थी उनको स्टार्ट किया था हमने। अंतःस्रावी ग्रंथियों में हमने पढ़ा था सबसे पहले पीयूष ग्रंथि के बारे में, विस्तार से पढ़ लिया था। और आज हम जो ग्रंथि पढ़ने वाले हैं वो है थायराइड ग्रंथि, जो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी जो जो हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स अंतःस्रावी ग्रंथियां पाई जाती है उनमें सबसे जो बड़ी होती है वो कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। देखिए, अगर आपको सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछे, अंतःस्रावी पूछे सबसे बड़ी, तो आपको आंसर देना है थायराइड ग्रंथि। और अगर आपको अंतःस्रावी, बहिस्रावी कुछ भी नाम ना देके अगर आपको सीधा ही पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको आंसर क्या देना है? यकृत देना है। ठीक है, चाहे बहिस्रावी पूछे या कुछ भी नाम ना दो, तो दोनों में ही आंसर आपके यकृत आएगा। लेकिन यदि आपके अंतःस्रावी नाम आ जाए तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। देखिए, थायराइड ग्रंथि सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि जो ये थायराइड ग्रंथि होती है ये हमारे गले में उपस्थित रहती है। और अगर आप इसकी शेप को देखोगे तो ये आपको एच आकार की दिखाई देती है, इस प्रकार की। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी श्वास नली है उसके दोनों साइड इसकी दोनों पालियां उपस्थित रहती है, और वो दोनों पालियां आपस में एक बीच में पतली सी लाइन, जिसे इस्थमस बोला जाता है, उसके द्वारा दोनों पालियां जुड़ी रहती है। तो जब आप गले के अंदर थायराइड ग्रंथि को देखोगे तो उसकी साइज है, वो आकार है, आपको किस प्रकार का दिखाई देगा? एच, जो इंग्लिश का लेटर होता है, एच के समान आपको इसकी संरचना है वो दिखाई देती है। तो ध्यान रखना, गले में स्थित तथा ये दो पालियों से मिलकर बनी होती है। एक देखिए इस प्रकार रहती है, जैसे ये आपकी श्वास नली है, और श्वास नली के दोनों तरफ इस प्रकार थायराइड ग्रंथि उपस्थित रहती है, और ये इस प्रकार पालियों से जुड़ी भी रहती है। तो इस प्रकार थायराइड ग्रंथि जो रेड कलर में आपको दिखाएगी है वो क्या है? श्वास नली है। ये है आपके श्वास नली, और ये है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, तो ध्यान रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। गले में स्थित रहती है, दो पालियों से मिलकर बनी होती है, दो पालियों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को।
तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि जो थायराइड ग्रंथि है उसका आकार, एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसकी साइज है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में थोड़ी सी बड़ी होती है, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखना। उसके बाद हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि के द्वारा किन किन हार्मोनों का निर्माण किया जाता है। तो देखिए थायराइड ग्रंथि मुख्यतः वैसे तो 2 प्रकार के हार्मोनों का निर्माण करती है, कुछ मात्रा में एक और हार्मोन का, यानी इसके द्वारा कुल 3 हार्मोनों का निर्माण किया जाता है, टेट्रा आइडोथायरोनिन, ट्राई आइडोथायरोनिन और कैल्सीटोनिन। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। सबसे पहला है T4, या इसको बोला जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। देखिए ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है या T4 हार्मोन है, ये लगभग जो थायराइड ग्रंथि द्वारा हार्मोनों का निर्माण किया जाता है उसमें 90% भाग कौन सा हार्मोन बनता है? थायरोक्सिन हार्मोन या T4 बोला जाता है, यानी कुल हार्मोनों का 90% भाग यही हार्मोन होता है। देखिए जब हम पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था एक पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन निकलता है थायराइड प्रेरक हार्मोन, और मैंने उस टाइम आपको बताया था कि थायराइड प्रेरक हार्मोन है वो थायरोक्सिन ग्रंथि को प्रेरित करता है। किस लिए प्रेरित करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए। तो थायराइड प्रेरक हार्मोन जैसे ही रिलीज होगा थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा, तो थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण करना स्टार्ट कर देगी? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करना स्टार्ट कर देगी। तो देखिए, या इसको शॉर्ट में TSH बोला जाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड प्रेरक हार्मोन। थायराइड प्रेरक हार्मोन की उपस्थिति में इस ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन का देखिए जब थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगी, या इसको T4 भी बोला जाता है, तो इस ग्रंथि को आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी जब आयोडीन उपलब्ध होगा तभी थायराइड ग्रंथि किसका निर्माण कर पाएगी? थायरोक्सिन। इसलिए थायराइड ग्रंथि के उचित रूप से कार्य करने के लिए शरीर में आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, T4 हार्मोन के निर्माण हेतु आयोडीन की आवश्यकता होती है। आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नोट कर लीजिए पॉइंट्स को।
तो उसके बाद हम अगला हार्मोन देखते हैं T3 या थायराइड ट्राई आयोडोथायरोनिन हार्मोन। देखिए स्टूडेंट्स, जो T3 हार्मोन है वो T4 की तुलना में बहुत कम स्रावित होता है, लेकिन ये सक्रिय बहुत ज़्यादा होता है। यानी कुल हार्मोनों का 90% T4 बनता है और 10% कौन सा बनता है, T3 बनता है। लेकिन जो T3 है वो T4 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा सक्रिय होता है, ज़्यादा अच्छी तरह कार्य कर सकता है। तो देखिए इस हार्मोन यह हार्मोन कुल हार्मोन का 10% भाग बनाता है। T3 हार्मोन T4 की तुलना में ज़्यादा सक्रिय होता है। तथा जो T3 और T4 हार्मोन है उन दोनों को मिलाकर थायराइड ग्रंथि के हार्मोन कहा जाता है या थायराइड हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट T3 तथा T4 दोनों हार्मोनों को सम्मिलित रूप से थायराइड हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। उसके अलावा देखिए इसके साथ एक और हार्मोन बनता है थायराइड ग्रंथि के द्वारा जिसका नाम है कैल्सिटोनिन, और वो हार्मोन पैराथायराइड ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है। पैराथार्मोन उसके विपरीत काम करता है, यानी जो थायराइड ग्रंथि का कैल्सिटोनिन हार्मोन है और पैराथायराइड ग्रंथि का पैराथार्मोन हार्मोन है, वो दोनों मिलकर शरीर में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल रखते हैं। तो नोट कर लीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स इसके बाद जो अंतिम हार्मोन है थायराइड ग्रंथि का वो है कैल्सिटोनिन।
थायराइड ग्रंथि में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनको सी कोशिकाएं बोला जाता है, और उन कोशिकाओं के द्वारा किस हार्मोन का निर्माण होता है? कैल्सिटोनिन का। तो थायराइड ग्रंथि की सी कोशिकाओं के द्वारा यह हार्मोन पैराथार्मोन, जो किससे निकलता है? पैराथायरॉयड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन। ये हार्मोन पैराथार्मोन के विपरीत कार्य करता है। ठीक है, तो कैल्सिटोनिन को नोट कर लीजिए। फिर हम देखते हैं जो थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, वो क्या काम करता है, और थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं ये जो थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है वो क्या काम करता है। तो मुख्य रूप से जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो हमारे शरीर में उपापचय की दर को बढ़ाता है, पाचन संबंधित कार्य को बढ़ाता है, और उसके अलावा शरीर के विकास में भी सहायक होता है। तो यही मेनली पॉइंट है इसका। तो देखिए थायरोक्सिन हार्मोन का कार्य शरीर के विकास में सहायक शरीर की उपापचयी क्रियाओं में सहायक आंत्र द्वारा ग्लूकोज के अवशोषण में सहायक ऊर्जा उत्पादन में सहायक यानी कुल मिलाकर शरीर की उपापचयी क्रियाओं को करवाना, पाचन की क्रियाओं को करवाना और ऊर्जा उत्पादन में सहायता प्रदान करना। नोट कर लीजिए।
तो अब हम देखते हैं थायराइड ग्रंथि से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, थायराइड ग्रंथि के द्वारा कई रोग हो सकते हैं। सबसे पहले आपके सामने बताया हुआ है क्रिएटिनिज्म। ये जो रोग होता है वो छोटे बच्चों में होता है, यानी जब छोटी अवस्था में शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होगा। आपको पता है थायरोक्सिन हार्मोन का काम क्या होता है, शरीर में विकास करवाना, पाचन करवाना, शरीर की वृद्धि करवाना। अगर शरीर में इस हार्मोन की कमी होगी तो इससे संबंधित क्रियाएं नहीं हो पाएगी, यानी अगर छोटे बच्चों में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है, थायरोक्सिन हार्मोन की, तो बच्चों का विकास नहीं होगा, वो मंदबुद्धि रह जाएंगे, शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही नहीं होंगे, और इस प्रकार लंबाई में भी वृद्धि नहीं होगी, बौने रह जाएंगे, मस्तिष्क का भी विकास नहीं होगा। तो इस प्रकार के रोग को क्या बोला जाता है, क्रिएटिनिज्म बोला जाता है। फिर आता है मिक्सिडीमा। ये होता है वयस्क अवस्था में या वृद्धावस्था में, जब शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, शरीर में विकास की दर मतलब कमजोरी आने लगती है, क्योंकि वृद्धि नहीं होगी, विकास नहीं होगा, ऊर्जा नहीं मिलेगी, तो शरीर में कमजोरी आएगी, बालों का झड़ना होगा, याददाश्त कमजोर होने लगेगी। इस अवस्था को क्या बोला जाता है, मिक्सिडीमा। फिर तीसरा है गलगंड या घेंगा रोग। मैंने आपको बताया था कि जब थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करेगी तो इसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है, आयोडीन की। आपको पता होता है आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए, बताया भी जाता है आपको। तो अगर शरीर में आयोडीन की कमी है तो थायराइड ग्रंथि आयोडीन की कमी के कारण उसको लेने के लिए फूलने लगेगी, और इस रोग को क्या बोला जाता है, गलगंड या घेंगा रोग। कई बार पूछा जाता है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है कि शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, गलगंड या घेंगा रोग। यह रोग कौन सी ग्रंथि को प्रभावित करता है, थायराइड ग्रंथि को। क्यों, क्योंकि आयोडीन की अनुपस्थिति में थायराइड ग्रंथि अपने हार्मोनों का निर्माण नहीं कर सकती, इसलिए गलगंड या घेंगा रोग है वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। तो इन तीनों रोगों के बारे में लिख रही हूं मैं। छोटे बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होने से यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोग में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास रुक जाता है तथा ऐसे बच्चे क्रिएटिनी कहलाते हैं।
ये बंध्य होते हैं, ये बंध्य होंगे क्योंकि इनके जननांगों का विकास भी नहीं होता है। ठीक है, फिर है मिक्सिडिमा। वयस्क या वृद्ध में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से यह रोग होता है। और इसके देखिए लक्षण क्या होंगे। लक्षण होंगे याददाश्त कमजोर होना, बालों का झड़ना, और कमजोरी। तो ये रोग क्या कहलाता है? मिक्सिडिमा रोग कहलाता है। यानी वयस्क का वृद्ध अवस्था में जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसको मिक्सिडिमा बोला जाता है। और जब छोटे बालकों में, छोटे बच्चों में जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो उसे क्रिएटिनिज्म बोला जाता है। और इस रोग से जो संक्रमित बच्चे हैं उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे क्रिएटिनी बच्चे, क्योंकि उनके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है। ना तो उनका शारीरिक विकास हो रहा है, यानी लंबाई भी नहीं बढ़ेगी, शरीर के अंगों का विकास भी नहीं होगा, और मानसिक विकास यानी बालक है वो मंद बुद्धि रह जाएगा, उसकी बुद्धि का विकास भी नहीं होगा। तो ये होता है क्रिएटिनिज्म में, और ये होता है मिक्सिडिमा के अंदर। नोट कर लीजिए। उसके बाद जो तीसरा रोग है अभी हमने देखा था, गलगंड या घेंगा रोग। इसी प्रकार ये एक रोग होता है नेत्रोत्सेंदी गलगंड रोग। इस रोग में तो मैंने आपको बताया ये रोग आयोडीन की कमी से होता है। शरीर में आयोडीन की आयोडीन की कमी से होता है। इस रोग में
थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है। ठीक है। नेत्रोत्सेंदी गलगंड में क्या होता है कि इस रोग में भी शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, नेत्र होता है वो फूल कर बाहर आने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए इस रोग में नेत्र फूल कर नेत्र कोटर से बाहर निकले हुए रहते हैं, क्योंकि उनमें श्लेष्मा का जमा हो जाता है। इसी कारण जो नेत्र है वो नेत्र कोटर से थोड़े से बाहर निकले हुए, यानी व्यक्ति की जो आंखें होती है वो बाहर गिर उभरी हुई दिखाई देती है। इस रोग में नेत्र फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकले हुए होते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, जो ये नेत्रोत्सेंदी रोग गलगंड रोग है, ये थायराइड ग्रंथि के द्वारा ज्यादा थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण करने के कारण हो जाता है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। यह रोग थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन के अतिस्राव के कारण होता है। थायराइड ग्रंथि जब ज्यादा मात्रा में थायरोक्सिन बनाने लगे तो इस प्रकार क्या होता है कि नेत्रों के अंदर श्लेष्मा जमने लगता है और वो नेत्र कोटर से बाहर निकले हुए रहते हैं। उसी प्रकार एक रोग होता है हाशीमोटो रोग, नाम सुना होगा आपने। हाशीमोटो रोग में क्या होता है कि यदि आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी है तो आप उसको बढ़ाने के लिए कुछ टेबलेट लेते हो जो एंटीजन की तरह होती है, लेकिन उन टेबलेट्स के विरुद्ध हमारे शरीर में उन दवाइयों के विरुद्ध कुछ एंटीबॉडी बनने लगती है, और वो एंटीबॉडी क्या करती है, थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगती है, और उस रोग को बोला जाता है हाशीमोटो रोग, या उसे थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। तो नेक्स्ट ये देखते हैं रोग हाशीमोटो रोग। इसे एक स्व प्रतिरक्षा रोग भी बोला जाता है, यानी शरीर की खुद की कोशिकाओं के द्वारा खुद शरीर पर ही अटैक कर देना, वो कहलाता है स्व प्रतिरक्षा। तो ये एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। दवाइयों के विरुद्ध बनी एंटीबॉडी के द्वारा थायराइड ग्रंथि को नष्ट करना हाशीमोटो रोग कहलाता है। या इसे
थायराइड की आत्महत्या भी कहते हैं। आपको पूछा जा सकता है निम्न में से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग है, तो आपको ध्यान रखना है हाशिमोटो रोग है वो स्व प्रतिरक्षा रोग है। और इसमें क्या होता है कि जो शरीर के अंदर एंटीबॉडी होती है वो थायराइड ग्रंथि को नष्ट करने लगती है, और इसलिए इस रोग को थायराइड की आत्महत्या भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके थायराइड ग्रंथि के हार्मोन और उससे संबंधित रोग वे नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक की थी अपनी क्लास। आज हमने थायराइड ग्रंथि के बारे में, उसके कार्य के बारे में, उनके हार्मोन और कार्य के बारे में विस्तार से पढ़ा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हो गया।